हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का फिजिक्स मंत्रा में स्वागत है। माई सेल्फ JS चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है करंट डेंसिटी। ये टॉपिक हम लोग को आज डिस्कस करना है। बेसिक इसमें कुछ थ्योरी दी है, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी इस पर भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो हम हर लेवल पर जाकर इसको कवर करेंगे। जैसे हमने करंट पर जो क्वेश्चन किए थे ना, वैसे क्वेश्चन आपने अगर मान लो पहले पढ़ रखा तो आप देखना इस चीज को, आपको उस लेवल का नहीं पढ़ाया गया होगा, ताकि आपका कोई सा भी कंपटीशन है, चाहे वो आपका नीट है, आपका जेईई है, वो सारा कुछ कवर हो। बात समझ में आ रही? तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। मतलब किसी कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जिस पॉइंट पर हमें करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट का जो एरिया है उससे कितना करंट पास हो रही है। तो जो करंट डेंसिटी निकल के आएगी, फार्मूला J=I/A निकल के आएगा। करंट डेंसिटी क्या है को वेक्टर क्वांटिटी, जबकि करंट हमने क्या पढ़ा था, एक स्केलर है। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे मान लो फार्मूला ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बट जब मान लो क्वेश्चन आएगा तो फिर हम करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, जो कि वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये फार्मूला हमारा सिंपल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी है, लिखा हुआ है, यूनिट इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें देखो ये लिखा गया कि व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू एरिया, जब करंट एरिया के परपेंडिकुलर, तब उस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी लिखी जाएगी उसको सिंपल I/A, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको में क्या करना है, यहाँ पर जो करंट पास हो उससे क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। और ये जो हमने लिखा ना यहाँ पर, आप इसको सिंपल एवरेज करंट डेंसिटी कहेंगे, एवरेज करंट डेंसिटी। फिर हमने एक सेकेंड पॉइंट लिखा, व्हेन करंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू एरिया, अगर करंट एरिया के परपेंडिकुलर नहीं, जैसे मान लो ये हमारे पास कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है और इस पॉइंट पर जो करंट है ना, ऐसे इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की ओर आ रही है, और एरिया वेक्टर भी जो होता है ना, उस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है। तो एरिया वेक्टर और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, J=I/A लिख लेना है। फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा कि अगर जो एरिया हमारा उसके परपेंडिकुलर करंट नहीं है, मतलब कि जैसे ये सेक्शन था कंडक्टर का और करंट ऐसे पास हो रही थी, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब हमने क्या किया, इस सरफेस को थीटा डिग्री पर ऐसे नीचे तरफ बेंड कर दिया, तो करंट अभी भी ऐसे ही पास हो रही है, करंट अभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, बट हमने क्या किया, इस सरफेस को थीटा डिग्री ऐसे रोटेट करवा दिया। तो एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर जो होगा हमारा, इसको भी मान लो आप एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर जैसे आपने इसको थीटा डिग्री, ये जो सरफेस इसको आपने थीटा डिग्री ऐसे रोटेट करवाया, तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, थीटा डिग्री रोटेट कर जाएगा। अब जो करंट है ना, वो तो ऐसे ही है, करंट हॉरिजॉन्टल और एरिया वेक्टर और करंट, इनके बीच कितना एंगल बन गया, थीटा। करंट डेंसिटी का फार्मूला लिखते समय यहां पर हमेशा करंट और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, आई और ए दोनों सेम डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर सिंपल फार्मूला ये लिख लिया। अब यहाँ पर एरिया और करंट एक दूसरे के सिंगल पर है भाई, थीटा डिग्री पे। तो अब क्या करें, आई का कंपोनेंट ए की तरफ करें या ए का आई की तरफ। भाई अगर हमें करंट और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक का कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट आई की तरफ करने पर ए cos थीटा बनेगा। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर आई का कंपोनेंट ए की तरफ क्यों नहीं लिया, तो उसको भी आप समझ लो। ए हमने कहा वेक्टर है, बट आई क्या होती है, स्केलर, और कंपोनेंट हमेशा किसका होता है, वेक्टर का। तो हम यहाँ पर करंट का कंपोनेंट ए की तरफ नहीं ले सकते, हमेशा कंपोनेंट किसका करना होगा, ए का। तो हमने ए का इधर कंपोनेंट किया, क्या बन गया, ए cos थीटा। तो इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी क्या बन जाएगी, J=I/A cos थीटा। इसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा और चेंज किया, जो A cos थीटा ने इसको हमने J से मल्टीप्लाई कर लिया, तो I बन गया J × A cos थीटा। अब आप इसको देखो,
ये क्या है स्केलर, करंट क्या है स्केलर, जे क्या है वेक्टर, ए क्या है वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई क्या बन रहा स्केलर। ये तभी हो सकता है जब दो वेक्टर के मल्टीप्लाई के बाद हमें एक स्केलर मिल रहा हो, तो हमें यहां पर इनका क्या देखना, डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि cos थीटा आना चाहिए, जो कि आ रहा। तो आप इसको आई बराबर लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर यहां पर हमने लिखा कि जैसे मान लो ये हमारा पूरा सेक्शन था, यहां पर एरिया ज्यादा है, तो इसको हमने कहा एवरेज करंट डेंसिटी। अगर एरिया बहुत छोटा है, तो करंट वहां पर बहुत कम पास होगी, तो हमने उसको लिख लिया डी आई। और जो एरिया था उसका वैल्यू क्या बन गया, डी ए कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं डी आई बराबर जे इंटू डी ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रही। आप इसी को लिख सकते थे, देखो इसी चीज को हम लिख सकते हैं यहां पे, डी आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इस शक्ल में भी इसको लिखा जा सकता है। और इसको हमें क्या करना होगा भाई, इंटीग्रेट। फिर ये जो चीज नीचे लिखी गई है, हो सकता है आपको अभी नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि हमने एक ही लेक्चर अभी कवर किया जहां पर हमने केवल करंट का इंट्रोडक्शन किया। J इक्वल टू आई बाई ए, आई इक्वल टू होता V बाई आर। ये ओम्स लॉ में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी इतना मान लेते हैं कि आप 10th स्टैंडर्ड में इसको एक बार पढ़े होंगे। तो आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। और V जो होता है ना, E इंटू एल के बराबर। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया तो वहां पर ये फार्मूला पढ़ाया जाता है, V और E के बीच का रिलेशन, V बराबर E इंटू एल होता है। तो आप यहाँ पर इस V को यहाँ पर रिप्लेस कर लो, क्या बन जाएगा, E इंटू एल। और बाई में एरिया था ही। अब रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, रो इंटू एल बाई ए। बाई का कहाँ जाएगा ऊपर, ये एल आपस में कैंसिल, ए से भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ई बाई रो। और ये भी चीज आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। जो कंडक्टिविटी होती है ना, सिग्मा को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, और रो को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इक्वल टू क्या बन गया, 1 बाई रो। तो आप यहां से इसको रिप्लेस कर लो, जे इक्वल टू क्या बन गया, सिग्मा इंटू ई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी तक देखो वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहां पर, ये आपको यहां पर नहीं लिखवाया गया, लेकिन जैसे आपने इसको देखा, जे वेक्टर बराबर क्या बन गया, सिग्मा इंटू ई वेक्टर। मतलब कि जो जे वेक्टर की डायरेक्शन है वो हमेशा ई वेक्टर के अलाउ होगी, क्योंकि इस फार्मूले में इस जे को वेक्टर फॉर्म में कौन डिनोट कर रहा, ई डिनोट कर रहा। बात समझ में आ रही। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो इसको नोट कर लिया होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट डेंसिटी का, जिसमें लैंग्वेज कुछ ऐसे लिखी गई है, करंट डेंसिटी क्रॉस अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर वेरीज इन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ J इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ एक्सिस, कैलकुलेट द करंट इन टर्म्स ऑफ J नॉट। एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको ट्राई जरूर करें, फिर उसके बाद आप अपना आंसर मैच करिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना किसी हेल्प के आप अपने थ्रू कैलकुलेट कर ले जा रहे हैं, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा। चलिए, आपने इसको ट्राई कर लिया होगा भाई। बहुत आराम आराम समझिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। कहीं पर आपको डाउट लगे तो आप एक बार दोबारा इसको देख लेना, ठीक है। बस क्या है कि इसमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बढ़िया है। आप क्वेश्चन कितना कैलकुलेशन है, क्या है, वो सब किनारे कर दो, बाकी इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आपको सीखना है। जैसे मान लो कोई हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर की एक्सिस, ये है सिलेंडर की एक्सिस। इसकी एक्सिस से यहां पर एक पॉइंट है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी है ना, वो यहां पर मेंशन किया है, J इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये चीज यहां पर मेंशन है। और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो सबसे पहले आप इसको चेक करो। करंट डेंसिटी कांस्टेंट एक वेरिएबल है, वेरिएबल चूंकि स्मॉल आर का वेरिएशन
यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, स्मॉल आर बराबर 0। और ये जो पॉइंट है ना हमारा, इस पॉइंट पर स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल आर। तो करंट डेंसिटी का वेरिएशन अकॉर्डिंग टू आर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। मतलब जब भी वेरिएबल वर्ड आएगा तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब पहले एक छोटा सा एलिमेंट हम चूज करेंगे भाई। ये मान लो एक छोटा सा एलिमेंट हमारा, ये एक छोटा सा एलिमेंट, आप इसको बाहर निकाल लो, कुछ ऐसा फिगर बनेगा ये। ठीक, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। एक छोटा सा हमने यहां पर रिंग कट किया और इसकी थिकनेस ये है dr। तो इस सेक्शन में जो करंट डेंसिटी लिखी जाएगी, ये जो हमारे पास ये वाला सेगमेंट है, इसमें जो करंट डेंसिटी लिखी जाएगी उसको मान लेते हैं करंट डी आई है, और इसको क्या लिखा जाएगा, J इंटू डी। यहाँ पर इस सेक्शन से जो करंट पास हो रही है उसका वैल्यू कितना माना हमने, डी आई, और क्या लिखा जाएगा, J इंटू डी। और हमें टोटल करंट फाइंड करना, तो हमें क्या करना है, इस चीज को, ये जो सांप जैसा सिंबल है, मतलब कि हम सारी करंट कैलकुलेट कर ले रहे हैं एक साथ। समझ में आ रही बात। चलो एक काम करते हैं, पहले हम इस छोटे सेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस छोटे से सेक्शन के लिए जो करंट हमारे पास डी आई, जे का वैल्यू बताना कितना यहाँ पर है, J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये वाला जो सरफेस है रिंग, इसका जो एरिया बनेगा कितना भाई, ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। अब यहाँ से देखो 2 पाई आप बाहर निकाल लो, J नॉट इंटू 2 पाई, स्मॉल आर आप अंदर भेजें तो ये बन जाएगा आर माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर इंटू डी आर। ये आ गया हमारा डी आई का फंक्शन। अब टोटल करंट आपको फाइंड करना, तो क्या करना होता भाई, टोटल करंट फाइंड करना तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेट। और इसमें जो वेरिएबल हमारे पास स्मॉल आर, उसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के कैपिटल आर। अब जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इसमें देखो हमारा कोई रोल नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना, आपको जो बेसिक मैथ का लेक्चर हमने बना रखा, आप वहां पे जाकर के उसको देख लेना। आर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर बाई 2, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा आर क्यूब बाई 3। अब आप यहाँ पर गाना वही गाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखने पर ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर क्यूब, एक आर क्यूब से एक आर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3। तो बायोलॉजी वाले बच्चे भी इसमें कुछ होंगे भाई, तो आप इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 पाई J नॉट आर स्क्वायर। और इतनी बेसिक मैथ तो आपको आती होगी, 3 माइनस 2 1 बन जाएगा, बाई में 6, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बाई 6 आएगा, ये बाई 3 आ जाएगा। तो करंट जो टोटल हमें मिलेगी उसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से पाई J नॉट आर स्क्वायर बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इसको देख लो, कहीं इसमें डाउट है तो दोबारा देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट डेंसिटी पर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, ये इकलौता क्वेश्चन हमने देखो अभी तक करवाया है। और इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जिसको हमने करवा दिया। कुछ बेसिक डेफिनेशन देखिए आप, स्टार्टिंग में कुछ बेसिक डेफिनेशन ज़्यादा है इसमें। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें है डेफिनेशन, बाकी ज़्यादा
बोरिंग महसूस नहीं होगा। रीज़न कि यहाँ पर इसको हम अलग लेवल पर जाकर समझेंगे। ऐसा नहीं केवल किताब में जो डेफिनेशन लिखा, फार्मूला लिखा, वहीं पर आपको डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो अगली हेडिंग हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको सिंबल VD से डिनोट किया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसके डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना, हम बोलते जा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इट इज द पार्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। It is the part of average velocity of electrons inside the conductor under the influence of external field। ये इसका डेफिनेशन हो गई। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों है, थोड़ा से भी समझा जाए। जैसे मान लो कोई कंडक्टर ही है, ये है मान लो अपना कोई कंडक्टर। अब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के रेस्ट पर रहते हैं या मोशन में। जैसे आप इसको और अच्छे समझना है, जैसे मान लो आपने एक कांच का बर्तन लिया, उसमें आपने पानी भर दिया, तो उसमें जो केमिस्ट्री में पानी का फार्मूला होता है H2O, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। H2O मॉलिक्यूल मान लो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में आपने, मतलब कि वहां पर जो कांच का आपने बर्तन लिया वो अपनी जगह पर स्थिर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो आप ये चीज नोटिस नहीं कर पाएंगे, अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप इस चीज को नोटिस नहीं कर पाएंगे। उसके जो मॉलिक्यूल है H2O वो मोशन में है, आप इस चीज को नोटिस नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके देखोगे ना, तो गारंटीड सारे H2O मॉलिक्यूल किस कंडीशन में होंगे, मोशन में। बट फिर भी हमें वो सारा जो पानी है, वाटर है, H2O है, किस कंडीशन में दिखता है, रेस्ट पर दिखता है। बट हर मॉलिक्यूल क्या करता है, मोशन करता है। कैसा मोशन करता है, रैंडम मोशन। अभी जो रैंडम मोशन है ना, इसको केमिस्ट्री में एक नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन। अब आप मान लो गैस को किसी कंटेनर में भरो, तो उसके जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, रेस्ट पर नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। और कंटेनर की वॉल पर क्या करते हैं, कोलिजन करते रहते हैं लगातार। लेकिन आप जिस चैम्बर में आपने गैस भर रखी है वो चैम्बर रेस्ट पर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल मोशन में है, लेकिन चैम्बर क्या है, रेस्ट पर है। तो आपको ऐसा नहीं दिखता कि भाई जो मॉलिक्यूल है वो कंटेनर को मूव करवा लेंगे, ऐसा नहीं दिखता है। और आप इस बात को और समझना कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, चाहे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनका जो मोशन है वो रैंडम है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है कि भाई हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तुम इस डायरेक्शन में जाना। अच्छा, अगर आपने 11th क्लास पढ़ लिया तो आपने गैस वाली ही बात कर लो, गैस के जो मॉलिक्यूल है तो उनकी रफ्तार को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मोशन कैसा होता है, रैंडम होता है। उस मोशन को भी तुम्हें पढ़ना है, तो वहां पर तुमने 3 तरीके से वेलोसिटी वहां पर डिफाइन की थी। एक थी आरएमएस, एक थी एवरेज, और एक थी मोस्ट प्रोबेबल। तो ये सारी वेलोसिटी गैस के हमने क्यों डिफाइन किया या इनकी रिक्वायरमेंट क्यों वहां पर आ गई, क्योंकि वहां पर गैस के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल मोशन उसको हम लोग रीड नहीं कर सकते। वो लगातार अपना जो मोशन है डायरेक्शन वाइज लगातार वेरी करता रहता है, उसको हम रीड नहीं कर सकते। फिर हम क्या निकालते हैं, उसका एक एवरेज। जैसे आपको हमने पहले बहुत बार समझाया होगा, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत बार हमने समझाया होगा कि अगर मान लो कोई इंसान जो कांस्टेंट व्यवहार नहीं रख रहा और उसके बारे में कोई पूछे कि भाई बताओ वो पर्सन कैसा है, तो हम लोग उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि यार देखो उस इंसान ने कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, कभी खराब व्यवहार किया, कभी कोई मतलब नहीं। तो फिर आप उन सबका क्या निकालते हैं, एवरेज। और कोई इंसान जो हमेशा अपने अंदर एक ही कैरेक्टर लेके चल रहा, तो उसके बारे में कोई पूछेगा तुम तुरंत ही आंसर देते कि नहीं भाई वो अच्छा है या खराब है। बात समझ में आ रही है? कोई बच्चा मान लो क्लास में पढ़ रहा और वो बच्चा लगातार पूरे सत्र एक ही व्यवहार रखा, वो लगातार पढ़ता हुआ दिखाई दिया, और उस बच्चे के बारे में अगर कोई बार पूछेगा भाई बताओ वो बच्चा क्लास में कैसा, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, उसको एक ही लाइन में एक्सप्लेन करते, नहीं बच्चा बेहतरीन है।
बात समझ में आ रही है। लेकिन जो लगातार अपना व्यवहार, कभी चलो ठीक है सर बहुत अच्छा मतलब व्यवहार बच्चे ने शो किया, कभी बहुत खराब, या फिर कभी ऐसा कि मतलब चलो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसके बारे में अगर कोई पूछता तो हम उसको हम डायरेक्ट नहीं बता पाते, तो हम उसका क्या निकालते हैं, एक एवरेज, मिला जुला, मतलब कुल मिला करके टोटल जो उसका व्यवहार निकल के आएगा एवरेज, वो हम बताते हैं। तो ऐसा ही यहां पर इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। जब यहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनका मोशन रैंडम होता। कभी ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, कभी इससे टकराए, कभी ऐसे गए, तो ये ओवरऑल क्या है ना, इनका मोशन रैंडम है। रिजल्ट ये निकलता है कि जो इलेक्ट्रॉन जहां से चलता है वहीं पर वापस आ जाता है। ये तब का कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे हैं जब एक्सटर्नल फील्ड कितना है, जीरो। एक्सटर्नल फील्ड कितना यहां पर, जीरो है। मतलब इस केस में सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में तो है, लेकिन सभी का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना भाई, जीरो। मतलब यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट ये कितना है, जीरो। बट अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये क्या होगा, नॉन जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में पहले जानते हैं क्या होता है, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब कि एवरेज वेलोसिटी कितना हो गई, जीरो। एवरेज स्पीड ये भी आप जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है क्या, नॉन जीरो, तो फाइनली यहां पर एवरेज स्पीड भी क्या आएगा, नॉन जीरो। ये तब का कैलकुलेशन है जब यहां पर एक्सटर्नल फील्ड क्या थी हमारी, जीरो। अब आप सोचो अगर यहां पर एक एक्सटर्नल फील्ड भी लगा दी जाए तब क्या होगा। एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसमें क्या चेंज आएगा, ये भी देख लेते हैं भाई। बस एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका पर्पज, उसका मकसद बिल्कुल क्लियर होता है। आपका भले ही क्लियर ना हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मकसद हमेशा क्या होता है, क्लियर होता है। ये एक ही बात करती है, अगर मान लो कोई चार्ज फील्ड के प्रेजेंस में आ जाए तो चार्ज पर फील्ड क्या लगाएगी, एक फोर्स। और वो फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, और नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो चलो मान लिया जाए कि यहां पर हमने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड राइट हैंड साइड अप्लाई किया है, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन पर क्या लग जाएगा, एक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब ये मूव करेंगे तब भी आप सोचो ये क्राउड इतना ज्यादा होता है जब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये जो कैलकुलेशन हो रहा है सारे इलेक्ट्रॉन पर नहीं हो रहा, केवल उन इलेक्ट्रॉन पर जिन इलेक्ट्रॉन का नाम क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन भी किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑन एवरेज लगभग 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब के राउंड होती है। ये नंबर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। अब इतना ज्यादा क्राउड है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फील्ड लगने के बाद अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करना चाहा तो इस पर फोर्स लगा, बट ये जाकर इससे क्या किया, कोलाइड। इससे कोलाइड किया, फिर इसने डायरेक्शन चेंज की होगी, फिर यहां पर कोलाइड किया, फिर डायरेक्शन चेंज की, तो अभी भी इसका मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है। रिजल्ट ये निकलता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, ये टकरा कर ऐसे गया, फिर मान लो कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर, और फाइनली मान लो यहां पर कहीं आ गया, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर आ गया। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन में एक डिस्प्लेसमेंट आ गया, इस इलेक्ट्रॉन में एक डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये जो है ना ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो गया, और ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन में हो रहा होगा। लेकिन आप इस बात को समझो, जब इस इलेक्ट्रॉन को हम पढ़ने गए तो इसका मोशन भी क्या अभी रैंडम, इसको भी पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग। एक चीज यहां से हम कह सकते हैं कि यहां पर भाई जो डिस्प्लेसमेंट है ना हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, नॉन जीरो, और डिस्टेंस भी क्या है भाई, नॉन जीरो। तो आप यहां पर एवरेज वेलोसिटी की बात करिए तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, नॉन जीरो, और एवरेज स्पीड भी क्या होगी भाई हमारी, नॉन जीरो।
लेकिन आप सोचो, अच्छा जो एवरेज वेलोसिटी यहां पे निकल के आएगी ना, इसी का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी का नाम क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि इसकी डेफिनेशन अभी आपको हमने सुनाया, इट इज द पार्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो इस एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहां पे डिफाइंड होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, बट इसका नाम क्या बन गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन इसको पढ़ पाना यहां से संभव नहीं है। अब क्या किया जाए भाई? चलो इसको फिर से हम पढ़ने के लिए अपनी सुविधा अनुसार इसको ऐसा मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो आर्मी के जो जवान होते हैं ना, उनके जैसा इनका व्यवहार है। इलेक्ट्रॉन का व्यवहार किसके जैसा भाई? आर्मी के जो जवान होते हैं ना, उनके जैसा। आर्मी के जवान देखो ऐसा नहीं, चलो भाई तुम इधर मूव करो, तुम उधर मूव करो, ऐसा नहीं। जब वो कभी मूव करते हैं तो फाइनली वो एक सीक्वेंस में मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करते हैं। तो ऐसा मान लिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ गए। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है को लाइन में खड़े हो गए। अब ये रैंडमली मूव नहीं करेंगे, अब ये रैंडमली मूव नहीं करेंगे। अब ये बताओ, एक्सटर्नल फील्ड आने के बाद इन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे आर्मी के जवान करते हैं। अब यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें हालांकि एवरेज स्पीड इस पर कैलकुलेशन नहीं करना है। वास्तविक रफ्तार जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की, बहुत ज्यादा होती है। आप इस चीज को भी नोट कर लेना, जो एक्चुअल स्पीड होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लगभग 10 की पावर 2 से लेकर के 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड इसके आसपास होती है। चलो इसको 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 4, 5, मतलब ये क्वेश्चन में दिया होता है। बाकी आपसे ये नहीं पूछेगा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन विद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है तब की बात हो रही है, ये बहुत ज्यादा होती है। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे ना, तो इसका वैल्यू लगभग -2 से लेके -3 मीटर पर सेकंड इसके आसपास होता है। तो आप इन दोनों को देखो एक बार, ये -2 से -3 जा रही है और ये +3 से +4 पावर है इसकी। मतलब जो वास्तविक रफ्तार है इलेक्ट्रॉन की, वो एक जो कैलकुलेशन किया एवरेज वेलोसिटी का, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो यहां पर जो कैलकुलेशन होगा ना एवरेज वेलोसिटी का, ये अब कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता है। अब ये बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए? फार्मूला हमको पहले से पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो कोई का, अच्छा सारे इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक ही इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन का जो वास्तविकता में मोशन है ना, वो पढ़ पाना संभव नहीं था। ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट ना, ये वाला, इसको कैलकुलेट करना संभव नहीं है। तो अच्छा इसका जो एवरेज वेलोसिटी का जो कैलकुलेशन होता है ना, किताब टू किताब वेरी करता है, टीचर टू टीचर वेरी करता है। कुछ टीचर इसको इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन उससे डिराइव करते हैं, कुछ इसको सेकंड इक्वेशन से भी डिराइव करते हैं। और आप मैक्सिमम किताब में देखेंगे ना, तो एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला इक्वेशन है उससे डिराइव किया जाता है। तो चलो ये बताना भाई, पहला इक्वेशन क्या होता है? v = u + AT, ये होता फार्मूला। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, u को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, और v को मतलब क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। अब ये बताना है जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद, ये मान लो F, और बाई m कर ले तो क्या बन जाएगा भाई? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू F/m, और F को हम लिखते हैं Q × E, और यहां पर Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q × E मतलब स्मॉल e × कैपिटल E, और बाई में क्या लिखोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बन गया एक्सेलेरेशन। अब यहां से हम इसको v = u + AT ये लिखेंगे। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, और यहां पर वेलोसिटी भी कौन सी? एवरेज वेलोसिटी। तो हम इसको लिखेंगे फाइनल एवरेज वेलोसिटी, जिसको हमने नाम क्या दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd।
फाइनल एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, ये वाला केस, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितना भाई 0, इसको क्या लिखा है 0 प्लस एक्सेलेरेशन कितना है स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। अब एक ये नया दर्द मिल गया आपको, टाउ, यहाँ पे टी सिंपल था, इसको हमने टाउ लिख दिया। बाकी फार्मूला भी आप इसको स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, इस फार्मूले के आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना हमारी, वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड। इसमें जो ये पॉइंट हमारा टाउ, इस पर थोड़ा चर्चा करनी है। टाउ को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को क्या कहते हैं हिंदी में? रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हिंदी में श्रांति काल भी कहते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन टाइम को श्रांति काल कहा जाता है। अब ये श्रांति काल क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं इस चीज को, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है इट इज द टाइम इंटरवल, इसको लिख लेना आप। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम। तो इस टाउ पर थोड़ा चर्चा कर ली जाए। टाउ को अफेक्ट करने वाला टेम्परेचर होता है। टाउ को अफेक्ट करने वाला कौन है? टेम्परेचर। क्वेश्चन आया इसलिए हम ये पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं। टाउ को अफेक्ट करने वाला कौन है? टेम्परेचर। तो अब ये बात हमसे पूछेगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो रिलैक्सेशन टाइम पर क्या असर पड़ेगा? तो फाइनली इसका आंसर बनता है रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर घटता है। अब ये कैसे हमने लिख दिया? कोई जादू हमारे पास नहीं, हमने एक फार्मूला माइंड में भी सोचा, उस फार्मूले से इसको लिख दिया। तो अभी ये जो फार्मूला हमने टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम, ये कैसे मतलब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने के लिए हमें ओम्स लॉ, फिर उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, तब जाके वहां पर एक रिलेशन आएगा। बात समझ में आ रही? तो आप इस चीज को पहले इतना देख लो। ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कुछ डेरिवेशन भी हैं इसमें। अब हम देखो हर एक बच्चे को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं। किसमें हो सकता है कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो साथ में, है ना? तो डेरिवेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी आप सीख रहे हैं तो आपका चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जाम, अगर आप अभी इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़े थे और फिर भी आप सोचे कि डेरिवेशन नहीं करवाइए सर, केवल फार्मूला लिखवा दो, फिर आपको फिजिक्स का जो एक कहते हैं फील आना, वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो बहुत बेसिक से जाकर समझना है। एक बार अगर चीज़ें माइंड में बैठ जाती हैं बहुत अच्छे से, फिर आप उसको अदर सब्जेक्ट की तरह जैसे रटते हैं फिर भूल जाते हैं ना, वैसा नहीं होता फिजिक्स में। एक ही बार आपको समझना फिजिक्स को, उसके बाद फिर टेंशन फ्री हो जाना है। तो हेडिंग हमारी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। ये कोई मान लो कंडक्टर है, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक सा ही है। और इसमें जैसे मान लो ये अभी आपको इलेक्ट्रॉन आर्मी के जवान जैसा कुछ समझाया गया था, वैसे ही मानकर आप इसको पढ़ पाओगे। आप इनका जो वास्तविक व्यवहार है उसको आप रीड करोगे तो आप इसको पढ़ भी नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना, इनको एक आर्मी का जो जवान होता ना उसके जैसा मान लेना है। बाहर क्यों निकल गए भाई? तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। और एक्सटर्नल फील्ड ने कुछ अप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड, एक्सटर्नल फील्ड ई है, और ठीक है ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, ये वैल्यू ए। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर अगर आर्मी के जवान की तरह व्यवहार शो करें ना, तो ये इलेक्ट्रॉन
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है तुम इधर जाओ फिर ऐसे आओ, ऐसा नहीं। ये एक सीक्वेंस में ऐसे बाईं तरफ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो, अच्छा इनके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तुमने ऐसे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लिए, बाकी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये डिस्टेंस है मान लो x। ये जो इलेक्ट्रॉन ना, ये वाले कुछ टाइम बाद इन पर फोर्स लगा होगा ऐसे कुछ, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ना, यहां पर पहुंच जाएंगे। कुछ टाइम बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं आ जाएंगे और इनके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि केवल ये, तो हमने केवल एक छोटा सा मतलब एक फिगर बनाया जहां पर ये केवल इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बाकी है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो ये जो x है ना, इसको ट्रेवल करने में इन इलेक्ट्रॉन को कुछ टाइम लगा, मान लो t=t। एक चीज यहां पर हमें पहले से मानना पड़ेगा, let NO be the number of free electron density, N be the number of free electron density, N be the number of free electron density per unit volume, per unit volume। ये मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब हर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है उसको हमने क्या लिखा गया, यहाँ पर n लिखा। तो आप ये बताओ कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से यहाँ तक जो मूव करेंगे तो इनके बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, तो टोटल चार्ज जो इस x डिस्टेंस को क्रॉस किया या इस वॉल्यूम में जो हमारे पास इतना वॉल्यूम बन रहा ना, इस वॉल्यूम में जो चार्ज है ना उसका वैल्यू कितना है, मान लो q। और एक q चार्ज क्या हुआ कि यहां पर t टाइम में x डिस्टेंस कवर किया, तो q बराबर क्या लिखा जाए बताना भाई, n इंटू e आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन n वो जो था पहले केवल एक नंबर था, अब जो ये n है ना, इस n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हम क्या लिखे बताना भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम कितना, n इंटू a इंटू एक्स। यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन कितना n, तो ax वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, nax, और इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया, टोटल चार्ज जो t टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इस चार्ज के मोशन की वजह से यहां पर क्या बन जाएगी, करंट। तो करंट हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला का, q बाई टी, और q का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर लो आप, n e a x बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी, लेकिन यहां पर कौन सी वेलोसिटी भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इक्वल टू यहां पर क्या बन जाएगा, n e a इंटू वी डी। यही फार्मूला हमें डिराइव करना था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अब इस फार्मूले की भी कुछ अपनी कंडीशन है, कुछ अच्छे लेवल के थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल बनाता है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं हमें। पहला पॉइंट है, कंडक्टर का शेप कैसा भी क्यों ना हो, कंडक्टर का शेप कैसा भी क्यों ना हो, जैसे मान लो कंडक्टर कुछ इस शेप का, और इसमें मान लो इस सेक्शन में करंट और यहाँ से करंट, यहाँ पर I1 है और यहाँ से करंट I2 बाहर आ रही है, ठीक है। और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन V1 और करंट डेंसिटी यहाँ पर है J1, यहाँ पर है एरिया A2, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V2 और करंट डेंसिटी है J2। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि मान लो कंडक्टर का जो शेप है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर तुमने कंडक्टर यूनिफॉर्म मान लिया है, तो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में जो करंट ना यहाँ पर I1 यहाँ पर I2 है, तो सबसे पहले हमसे पूछेगा कि I1 I2 का रिलेशन क्या होगा। A1 A2 पूछना एक तरीके से बहुत बड़ी आपके लिए कह सकते हैं कि बेइज्जती होगी, ये बताओ सर ये A1 A2 का रिलेशन आप पूछ रहे हो, नहीं पूछना हमें, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि A1 A2 से ज़्यादा है, बट V1 V2 J1 J2 ये हम आपसे पूछेंगे। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें I1 एंड I2 इनका रिलेशन,
I1 और I2 का रिलेशन, दूसरा V1 एंड V2 का रिलेशन, तीसरा J1 एंड J2 का रिलेशन, ये पूछा गया। अब आप अगर देख रहे हैं और आपको इनके आंसर देने हैं तो आप स्क्रीन पॉज कर लो और माइंड में सोच लो कि सर हमारा I1 I2 में I1 बराबर I2 है या I1 लेस देन I2 है, I1 मोर देन I2, आप ऐसा कुछ सोच लो, फिर ऐसे V1 V2 और J1 J2 बारे में सोच लेना। ठीक है, चलो सोच लिया होगा आपने। अब जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, कंडक्टर का शेप हो कैसा भी क्यों ना हो, कंडक्टर में जो करंट होगी ना थ्रू आउट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो करंट होगी ना इसका वैल्यू हमेशा हर पॉइंट पर बराबर होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो करंट करेंट कंडक्टर होता है हमेशा कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पहली क्लास में आपको समझाया गया था, करंट करेंट कंडक्टर हमेशा कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन, सुनना इस चीज को, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आएगा। या किसी भी सेक्शन पर जो चार्ज आगे बढ़ रहा होगा ना उसका नंबर, उसका वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां पर मान लो चार्ज ज्यादा इंटर किया, यहां पर चार्ज कम इंटर किया, मान लो 1 सेकंड में यहां पर 1 लाख इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना इस सेक्शन से 1 लाख को 1 सेकंड में पास करते हैं। तो इस सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास होने चाहिए उनका नंबर भी 1 लाख होना चाहिए। अगर मान लो यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है और आप कहो सर कि यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 लाख 1 सेकंड में पास किए, तो यहां पर थोड़ा सा इसका जो दरवाजा कह सकते हैं, जो एरिया है ना वो कम है। तो आप ये कहो कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 लाख 1 सेकंड में पास कैसे करेंगे, तो पास करेंगे, गारंटीड करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन धीमी रफ्तार से एंटर करें और यहां पर इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर आए। अगर दोनों जगहों पर रफ्तार सेम होगी ना, गारंटीड इतना समझो, अगर दोनों जगहों पर रफ्तार सेम है तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से पास करेगा उतना इलेक्ट्रॉन यहां से पास नहीं करेगा। ऐसी कुछ कहानी आपको पढ़ाई गई थी फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसको हमने कहा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लैमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टडी फ्लो, जो भी आप कह दें उसको। तो लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड में ये बात आपको समझाई गई थी कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है किसी भी पॉइंट पर जितना एंटर करेगा उतना लिक्विड किसी पॉइंट से बाहर आएगा। तो कुल मिलाकर के ज्यादा बातों को नहीं डाइवर्ट किया जाए, I1 बराबर किसके आ जाएगा, I2 के। मतलब अगर चार्ज यहाँ पर मान लो जितना यहाँ से 1 लाख चार्ज मान लो एंटर किया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मान लो केवल बाहर जा रहे उतने टाइम में 50,000, तो 50,000 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। और फिर पीछे से हर सेकंड 1 लाख इलेक्ट्रॉन जाहिर है, तो यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होते होते फाइनली यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि इस सेक्शन में कंडक्टर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। और एक करंट करेंट कंडक्टर कभी भी चार्ज नहीं होता है। तो पहला जो आंसर बना I1 बराबर I2। अब आप देखो I1 बराबर I2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने यहां से एंटर करेंगे उतने यहां से एंटर करेंगे, n कांस्टेंट, E कांस्टेंट, I कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। मतलब कि जिस पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, या जहां पर एरिया कम होगा वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन भी यहां पर लिख लो, V1 लेस देन V2 आएगा। और करंट डेंसिटी भी आप जानते हैं, J इक्वल टू I बाई A होता है। I दोनों जगहों पर सेम है, I दोनों जगहों पर क्या है, सेम है। तो J इक्वल टू I बाई A में I कांस्टेंट दोनों जगहों पर, जहां पर एरिया कम होगा वहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब हमारा ये है कि जो J1 होगा भाई J2 से क्या होगा, कम होगा। ये हो गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी भी ये टॉपिक इतने से काम नहीं चलेगा हमारा, कई बार जो है ना, देखो चलो आप पहले इतना नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लिया होगा भाई। अभी जो फार्मूला हमारा है I इक्वल टू NE/AVD, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सिर्फ हम फार्मूला पढ़ लिए और ज़्यादा कुछ इसको अच्छे से नहीं समझे, फिर पेपर में आएगा आप ढेर हो जाओगे, इतने से काम नहीं चलेगा। I इक्वल टू NE/AVD, ठीक है, इस पर थोड़ा और चर्चा करनी है हमें।
क्वेश्चन कई बार आया है, नीट हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई मेंस हो। करंट हो, अच्छा जो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, क्वेश्चन में वीडी पूछेगा हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब गिवन क्या क्या होगा, गिवन होगा आई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते ही हैं, और एरिया। आई दिया है, ए दिया है, ए दिया है, पूछा क्या, वीडी। लेकिन यहां पर अभी क्या हमारे पास है, जो चीज नहीं दी गई है वह है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कहीं पर भी नहीं देगा। फिर वीडी कैसे कैलकुलेट किया जाए? अगर वीडी कैलकुलेट करना है तो तुम्हें इसको छोड़ करके बाकी सारा जो पैरामीटर उनका वैल्यू पता होना चाहिए। आई हमको दिया है, ई दिया है, ए दिया है, वीडी पूछा लेकिन क्या नहीं दिया है, एन। एन की जगह पर क्या देगा, एन की जगह पर देगा हमें नेम ऑफ मेटल। थोड़ा सा केमिस्ट्री आएगा। एन की जगह पर क्या देगा, नेम ऑफ मेटल। क्वेश्चन में नेम ऑफ मेटल देगा। अब नेम ऑफ मेटल अगर आपको दे दिया जाए और थोड़ा सा आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है, अगर हमें नेम ऑफ मेटल दे दिया जाए तो हम दो चीजें जानते हैं। नेम ऑफ मेटल देने के बाद क्या क्या बता सकते हैं भाई, बताना। दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें? एक तो आप नेम ऑफ मेटल से इसकी वैलेंसी क्या बता सकते हैं भाई, इसकी वैलेंसी, वैलेंसी वी, और वेलोसिटी वी था, यहां पर ये वैलेंसी, इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं वी। और दूसरा हम जानते हैं इसका एटॉमिक मास। नेम ऑफ मेटल से हम दो चीजें जानते हैं, एक तो वैलेंसी, दूसरा एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास मान लो है वो कैपिटल एम। अब इतना दे दिया, फिर इससे हम बाकी का कैलकुलेशन जो एन है ना, अभी यहां पर हम इनडायरेक्ट यहां से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हमने बोला ना कि आपको थोड़ा सा यहां पर केमिस्ट्री यूज करना है। अभी तो केमिस्ट्री का कोई वैसा यहां पर सीन देखे नहीं रहा। चलो लाते हैं केमिस्ट्री को भाई। मोल कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझना है। एक एटम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम, प्रेजेंट इन वन एटम, ये किसके इक्वल होगा? अब जैसे हमने कहा सोडियम आयन Na+, Na+ का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी कितना है, 1। और ये जो वैलेंसी होती है ना, ये वैलेंसी ही बताती है कि इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि N का मतलब था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो भाई Na+ में जो +1 है दैट इज वैलेंसी, और वैलेंसी मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, वो किसके इक्वल होगा भाई, वैलेंसी के। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम दैट इज वैलेंसी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या एटम, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बताओ कितना आएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम में कितना वैलेंसी, तो ये बताना भाई फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकल के आएंगे एक मोल सब्सटेंस में कितना आएगा, वो आएगा एवोगाड्रो नंबर। तो आपने इसको Na पढ़ा या N0 जो भी आपने पढ़ा, भाई हमने इसको N0 से लिखना है। तो N0 इंटू वैलेंसी। एक मोल सब्सटेंस में हमने क्या किया, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना, वो अब जैसे थोड़ा सा इसको समझ लो। जैसे मान लो ये हमारे पास कॉपर का एक पीस है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और
फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों अलग शब्द होते हैं। हम कहें कि भाई इसका जो एक छोटा सा पार्ट है, हम कहें कि ये 63 ग्राम मतलब कि 63.5 ग्राम मतलब कि 1 मोल, 63.5 ग्राम कॉपर में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, हमने कहा कि भाई इसका 1 ग्राम ले लो, उस 1 ग्राम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और 63.5 ग्राम कॉपर में, 1 ग्राम कॉपर और 63.5 ग्राम कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगा। क्या डिफरेंट रहेगा? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे हैं हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है 1 मोल में, उसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू जो भी डिसाइड होती है ना फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो एक बार आपने चूज कर लिया कॉपर, तो कॉपर का आप चाहे 1 ग्राम लो, चाहे 1 मिलीग्राम लो, चाहे 1 माइक्रोग्राम लो, उन सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सेम रहेगी। बस क्या डिफरेंट रहेगा? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ये किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास के। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ मेटल जो क्वेश्चन में है ना वो हमको दिया जाएगा। तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम, इनका रिलेशन क्या होता है? मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या बन गया? मास बाई डेंसिटी। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? मास, और बाई में क्या आ जाएगा? डेंसिटी। सही लिखा गया ना? ठीक है। तो वॉल्यूम जो है 1 मोल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, और बाई में क्या आ जाएगा? डेंसिटी। डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, चाहे आप 1 मोल सब्सटेंस लो, चाहे आप 10 मोल सब्सटेंस लो, कुछ भी लो, डेंसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब थोड़ा ये बताना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ये मान लो n। बताओ इसको हम क्या लिखें? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें? 1 मोल सब्सटेंस में। क्या लिखा जाए? बोलो। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 मोल में कितना है? n नॉट इंटू वैलेंसी। और बाई में क्या लिखा जाए? वॉल्यूम। क्या लिखा जाए? वॉल्यूम। और वॉल्यूम बराबर देखो यहां पर क्या लिखा गया है? मास, मॉलिक्यूलर मास बाय डेंसिटी। तो आप इसको रिप्लेस करोगे यहां से n नॉट इंटू वैलेंसी, और बाई में क्या लिखा जाए? मास, और बाई का जो डेंसिटी कहाँ जाएगा? ऊपर। इसको भी थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना। मॉलिक्यूलर मास हमेशा किस में लिखा जाएगा? किलोग्राम में, और डेंसिटी हमेशा किस में? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इसमें एक चीज आपको क्वेश्चन में हमेशा देगा, डी का मतलब है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो ये आपको दिया होगा, वैलेंसी हम नाम से पता कर सकते हैं। n नॉट इसका वैल्यू आप जानते हैं 600 इंटू 10 की पावर 23, और मॉलिक्यूलर मास कॉपर है, एल्युमिनियम है, जो भी है ना, तो वहां पर ये चीज आपको पता चल जाती है। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको वहां पर क्वेश्चन में देगा भाई अच्छा कॉपर का मॉलिक्यूलर मास 63.5 ग्राम होता है, ये चीज आपको दी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सारा कैलकुलेशन था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। एक बार इसको देख लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लिया होगा। बाकी हम लोग देखिए यहीं तक लेक्चर को सीमित रखते हैं। बाकी इसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 है वो चैप्टर की सही मायने में जो वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल होती है ना, वहां से वो क्वेश्चन का लेवल बढ़िया बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी हम लोग कवर करेंगे उसको आप अच्छे से जरूर देखना।